हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैंकिंग मेंटर्स। आज की तारीख है 16 और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक और हिंदू एडिटोरियल जो आज बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पे आया हुआ है। सो चलिए आगे बढ़ते हैं डिस्कशन की तरफ। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एक बहुत ही अच्छे थॉट के साथ जो कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने बोला था और बहुत ही सही बात है। अगर हम इस पे अमल करना स्टार्ट कर दें तो फिर रियली वी कैन चेंज आवर फ्यूचर। You cannot change your future, but you can change your habits. True, and surely your habits will change your future. So ये बहुत ही शानदार तरीके से इन्होंने बोला है और इसका मतलब ये है कि हम अपना फ्यूचर नहीं चेंज कर सकते हैं, तो हम जो चेंज कर सकते हैं वो हमारी हैबिट्स है, हमारी आदतें हैं। अगर अपनी आदतों को हम चेंज करना स्टार्ट कर दें तो धीरे धीरे वो जो है हमारे फ्यूचर को इम्पैक्ट करेंगे और फ्यूचर हमारा डेफिनेटली उन अच्छी आदतों की वजह से चेंज होगा। ओके, आई होप आप सभी इससे अग्री करते हैं और इसमें अमल करेंगे मेरी तरह। ओके, आगे बढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन की बात करते हैं तो ये मेरा इंट्रोडक्शन है। मेरा नाम है जूही ज्ञानचंदानी। मेरी क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस यहाँ पे मेंशन्ड है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वोकैबुलरी से। आज के पैराग्राफ में, आज के एडिटोरियल में जिन वोकैब्स को डिस्कस किया गया है वो है पहला इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन है ना, इससे समझ में आ गया होगा कि पैराग्राफ जो है वो इकोनॉमिक से रिलेटेड है, राइट। ओके, इन्फ्लेशन मतलब क्या होता है इसका? अ जनरल इंक्रीज इन प्राइजेस एंड फॉल इन परचेसिंग वैल्यू ऑफ मनी। सिंपल सी बात है, प्राइस में राइज होना, प्राइस का राइज हुआ और प्राइस के राइज होने के साथ साथ जो आपकी परचेसिंग पावर है ना, या परचेसिंग वैल्यू है, बेसिकली परचेसिंग वैल्यू में कमी आना, तो उसको कहते हैं हम इन्फ्लेशन, राइट। सो अब प्राइस ऑब्वियसली हाई होंगी तो परचेसिंग वैल्यू में कमी आती है। जो आप कम प्राइस में ज्यादा अमाउंट खरीद सकते थे, ज्यादा क्वांटिटी, वो अब ज्यादा प्राइस देखकर आप उतनी ही खरीद रहे हैं, उससे कम खरीद रहे हैं। तो ये होता है परचेसिंग वैल्यू में कमी आना, प्राइसेस में बढ़ोतरी होना। दैट इज अ कंडीशन ऑफ इन्फ्लेशन, ठीक है। प्रिसाइसली एक एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है यहाँ पे और इसका मतलब है एग्जैक्टली, डेफिनेटली, श्योरली, सर्टेनली, सॉरी एडवर्ब की तरह काम कर रहा है। आई एम सो सॉरी फॉर दिस। एग्जैक्टली है ना, मतलब बिल्कुल डेफिनेट हो, श्योर हो, सर्टेन हो, क्लियर हो या ऑब्वियस, हिंदी में से कहते हैं बिल्कुल जैसा दिया है वैसा ही, यथावत, ठीक है। क्रिपलिंग होता है मतलब कमजोर बना देना, डैमेज कर देना, इस तरह से डैमेज करना कि कमजोर हो जाए, अपाहिज कर देना, है ना। नॉट इन द सेंस ऑफ लिटरल मीनिंग में अपाहिज, बट देन यहाँ पे कमजोर कर देने से है, डैमेज की वजह से प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाना, ठीक है। कॉजिंग सीवियर डैमेज या प्रॉब्लम्स, दैट इज गंभीर की तरह से आप ले सकते हैं। वर्ड्स की मीनिंग कॉन्टेक्स्ट को पढ़कर ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आती है, ठीक है, तो वो हम पढ़ेंगे आगे। बेवरेजेस का मतलब होता है पेय, है ना। लिक्विड ड्रिंक्स को हम कहते हैं बेवरेजेस। यहाँ पे वो हॉट ड्रिंक्स हो, कोल्ड ड्रिंक्स हो, है ना, ये सब बेवरेजेस के अंदर आता है। पेरिशेबल मतलब ऐसी चीजें जो रखी नहीं जा सकती बहुत टाइम तक, जो खराब होती है ना। पेरिशेबल जो नाशवान चीजें होती हैं। थिंग्स स्पेशली फूड स्टफ्स जो होते हैं बहुत ज्यादा वक्त तक आप इन्हें नहीं रख सकते हैं। जो लाइकली टू डिके होते हैं, बहुत जल्दी सड़ जाते हैं या बासी हो जाते हैं, ठीक है। और गो बैड क्विकली, बहुत जल्दी ही खराब हो जाते हैं, तो बेकारी खाद भी कहते हैं इसे हम हिंदी में। डिस्ट्रेस की बात करें तो डिस्ट्रेस क्या होता है? एक एडजेक्टिव की तरह फंक्शन कर रहा है। दिस कैन ऑल्सो वर्क एज ए नाउन, ऑल्सो दिस कैन ऑल्सो वर्क एज अ नाउन। इसका मतलब है ऑफर्ड फॉर सेल एट अ लॉस, मतलब बेचना पर लॉस पे बेचना या कम दाम पे बेचना, बिकॉज ऑफ मे बी डिमांड का लो होना, सप्लाई का ज्यादा होना, तो आपको उसमें बेनिफिट नहीं हो रहा, तो आप उसको कम पे, डिस्काउंट पे, लॉस पे निकाल रहे हैं, उसको कहते हैं डिस्ट्रेस, जो कि इस एडिटोरियल के हिसाब से है, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। डिफ्लेशन, डिफ्लेशन एक नाउन है जिसका मतलब होता है, इन्फ्लेशन का होता है ना, रिडक्शन ऑफ द जनरल लेवल ऑफ प्राइस में रिडक्शन आना इन एन इकोनॉमी, जिसको हम बोलते हैं डिफ्लेट होना या डिफ्लेशन होना, ठीक है। हिंदी में देखेंगे तो इसे संकोचन या अविस्फीति कहते हैं, ठीक है, मुद्रास्फीति का ऑपोजिट। एनविजेज, इनविजेज कहते हैं इसे। एनविजेज मतलब ये वर्ब की तरह काम कर, यहाँ पे इसको वर्ब की तरह यूज किया गया है। इसका मतलब होता है टू कंसीडर एज अ पॉसिबिलिटी, किसी पॉसिबिलिटी की तरह कंसीडर करना, है ना। इसको कहते हैं हिंदी में परिकल्पना, ठीक है। सो कंसीडर करना एज अ पॉसिबिलिटी इज एनविजेज। ऑनसेट मतलब किसी चीज का आरंभ, ठीक है, द बिगिनिंग ऑफ समथिंग, दैट इज ऑनसेट। किसी चीज का स्टार्ट होना, बिगिन होना इज ऑनसेट। एग्रेरियन दैट इज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर ओनली। एग्रेरियन पढ़कर ही समझ में आ रहा है, ये एक एडजेक्टिव है। रिलेटिंग टू कल्टीवेशन ऑफ लैंड या कल्टीवेटेड लैंड, जिसको हम बोलते हैं कृषि संबंधी हिंदी में, ठीक है, खेती किसानी से संबंधित। बाउंटीफुल मतलब होता है लार्ज इन क्वांटिटी या अबंडेंट, भरपूर मात्रा में, बहुत ही लाइक इन प्लेंटी ऑफ, प्लेंटी अमाउंट में, अबंडेंट अमाउंट में, बहुत ज्यादा, दैट इज बाउंटीफुल। और एफ यू एल लगा मतलब कि आपका क्या बन गया? एडजेक्टिव बन गया, ठीक है।
अनएनविएबल दैट मीन्स इट्स डिफिकल्ट और अनडिजायरेबल, अनप्लेजेंट जिसको हम हिंदी में बोलेंगे अवांछनीय। इनविएबल का मतलब होता है, इनविएबल का मतलब होता है अट्रैक्टिव, प्लीजिंग, प्लेजेंट। तो अन लग गया मतलब वो उसका ऑपोजिट बन गया, ठीक है। दिस इज ऑल्सो वर्किंग एज एडजेक्टिव बिकॉज ऑफ ABLE, ठीक है। स्टैगफ्लेशन बहुत ही प्यारा सा वर्ड है, ये कैसे बना इसके बारे में मैं भी आपको जरूर बताऊंगी, ठीक है। सो स्टैगफ्लेशन मतलब है एन इकोनॉमिक सिचुएशन इन विच प्राइजेस की प्राइसिंग, जहां पर प्राइस राइज तो बिल्कुल कंटिन्यू है, हो रहा है, बट इकोनॉमिक एक्टिविटी डज नॉट इंक्रीज। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी बिल्कुल नहीं इंक्रीज हो रही है बट प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं। तो ये जो है बेसिकली दो शब्दों से मिलकर बना है। स्टैग से ये आपका हो गया स्टैग्नेशन, है ना। फ्लेशन जो है वो है इन्फ्लेशन, ठीक है। अब इन दोनों शब्दों को अगर मैं कंबाइन करूं, है ना, तो स्टैग्नेशन और इन्फ्लेशन को अगर कंबाइन किया जाए तो ये हो जाता है स्टैगफ्लेशन, है ना। स्टैग्नेशन का क्या मतलब होता है, बिल्कुल नो एक्टिविटी वाला फेज, बिल्कुल एक जगह पे बिना किसी मूवमेंट के, बिना किसी एक्टिविटी के। इसको आप स्टेबल ना समझिए ना, स्टेबल कुछ और तरीके से भी यूज किया जा सकता है। स्टैग्नेंट मतलब बिल्कुल ऑफ नो यूज, एक जगह पे ही एकदम स्थिर, है ना, स्टैग्नेंट है। इन्फ्लेशन अभी हमने पढ़ा, इन्फ्लेशन मतलब प्राइस में राइज होना। तो स्टैग्नेशन इन इकोनॉमिक एक्टिविटी में स्टैग्नेशन आना और प्राइस का राइज होना, दैट इज इन्फ्लेशन, है ना, प्राइस का राइज होना। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन बनता है स्टैगफ्लेशन, ठीक है। जैसे कि आजकल ट्रेंड है बच्चों का नाम रखना पेरेंट्स के नाम के आधे आधे नाम को लेकर, है ना। एक छोटा सा एग्जाम्पल, शाहिद कपूर और मीरा कपूर का जो बच्चे की जो फर्स्ट डॉटर है उसका नाम रखा गया मीशा, दैट मीन्स शाहिद का शाह और मीरा का मी, दैट इज वो दोनों को कंबाइन करके एक नाम। तो दो वर्ड से एक वर्ड बनाना इज ऑल्सो, ये यहाँ पे जो किया गया है वही किया गया। स्टैग्नेशन से स्टैग लिया गया, इन्फ्लेशन से फ्लेशन लिया गया, है ना। तो ये बन गया आपका स्टैगफ्लेशन, मतलब इकोनॉमी जो है एक जगह पे भी है और प्राइसेस बढ़ भी रहे हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही डेंजरस सिचुएशन होती है, इसको हिंदी में हम कहते हैं मुद्रास्फीति जनित मंदी, ठीक है। ओके ऐसी मंदी जो मुद्रास्फीति की वजह से हुई वो होता है स्टैगफ्लेशन। सो आई होप ये समझ में आया। अभी इतने ही वर्ड्स यहाँ पे दिए हुए हैं, अब हम आगे बढ़ेंगे किसकी तरफ, यस एडिटोरियल की तरफ, है ना। और पढ़ते पढ़ते हम उसको रिलेट करेंगे इन मीनिंग्स के साथ साथ। ओके सो आज का जो टॉपिक है वो है इन्फ्लेशन अलर्ट। ओके मतलब इन्फ्लेशन बिल्कुल आ चुका है इकोनॉमी में। ऑन राइजिंग प्राइजेस, प्राइजेस जो राइज हो रहे हैं, एक तो पैंडेमिक का सिनारियो है, प्राइजेस का राइज होना इज द इंडिकेटर कि देयर इज इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी, ठीक है। राइजिंग प्राइजेस डिस्पाइट के बावजूद, मतलब कॉन्ट्रास्ट है यहाँ पे, rising prices despite the depressed demand। as you can see कि इस पैंडेमिक के टाइम पे डिमांड इतनी ज्यादा नहीं रही, डिमांड डिप्रेस रही, बट उसके बावजूद भी क्या देख रहे हैं हम, राइजिंग प्राइजेस, प्राइजेस में बढ़ोतरी देख रहे हैं। इस क्वाइट इस सॉरी इस कॉज फॉर डिस्क्वाइट, इस कॉज फॉर वरी, डिस्क्वाइट का मतलब यहाँ पे वरी या कंसर्न से है, ठीक है। क्या है, वरी या कंसर्न। तो डिप्रेस्ड डिमांड होने के बावजूद राइज होना प्राइसेस का इज अ कॉज ऑफ वरी एंड कंसर्न, ठीक है। देखते हैं कि ऑथर जो है क्या किस तरीके से उन्होंने लिखा है और वो क्या कहना चाह रहे हैं पैराग्राफ के थ्रू। So this is the last thing that India's pandemic hit economy needs is accelerating inflation। पहला ही स्टेटमेंट जो है थोड़ा सा sarcastic सा है कि the last thing मतलब this is the last thing that India would want। अभी pandemic hit economy में this is the last thing, है ना। मतलब एक तो already हम परेशानी में हैं, this economy is hit by pandemic badly, है ना। needs is what this economy needs is acceleration, किसमें, inflation में, no way, राइट। ये बोला जा रहा है कि ये तो मतलब ऐसा हो गया कि एक बुरी कंडीशन चली रही थी और एक और बुरी कंडीशन जो है वो ऐड हो जाती है इसमें। पैंडेमिक हिट इकोनॉमी ऑलरेडी बैड एंड वर्ड्स हो गया जब इन्फ्लेशन में एक्सेलरेशन आने लग गया, बढ़ोतरी आने लग गई। सो दिस इज द लास्ट थिंग दैट इंडियाज पैंडेमिक हिट इकोनॉमी नीड्स, है ना। इकोनॉमी डजंट नीड इन्फ्लेशन राइट नाउ एटलीस्ट, ठीक है। तो ये एक सरकास्टिक वे पे शुरुआत की गई है। एंड येट that is precisely what the latest data point to, yes है ना, यही precisely जो exactly जो latest data है वो डिपिक्ट कर रहे हैं। June's retail inflation reading of 6.1% is worrying, है ना। जून की जो रिटेल इन्फ्लेशन की रीडिंग थी जून मंथ की वो बहुत ही ज्यादा वरिंग है, चिंताजनक है। क्यों, पर्टिकुलरली सिंस इट वाज द फर्स्ट मंथ, जून जो है वो पहला महीना था
क्यों? व्हेन द इकोनॉमी रीओपन फ्रॉम, जब इकोनॉमी रीओपन हुई, वापस से इकोनॉमी जो है ओपन हुई, इकोनॉमिक एक्टिविटीज होना स्टार्ट हुई, फ्रॉम किससे? फ्रॉम द क्रिपलिंग फ्रॉम द क्रिपलिंग लॉकडाउन ऑफ द प्रीसीडिंग 2 months। अभी देखो क्रिपलिंग मतलब जो लॉकडाउन था, लॉकडाउन की वजह से जो इकोनॉमी को डैमेज या हार्म हुआ है, जिस लॉकडाउन ने इकोनॉमी को एक तरह से कमजोर बना दिया था, उसके बाद जो पहला महीना था इकोनॉमिक एक्टिविटी स्टार्ट होने का, दैट वाज द मंथ ऑफ जून। और जून के महीने में ही इतना हमको देखने को मिला इन्फ्लेशन रेट, जो कि वाकई में चिंताजनक है। ठीक है, ओके। While the disruptions caused to the supply of goods and services as a result of the nationwide shutdown can to an extent explain the acceleration in price gains। ठीक है, अब मान सकते हैं कि भाई जो डिस्ट्रप्शंस, जो बाधाएं आई, जो किसमें डिस्ट्रप्शन कॉज टू सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, बिकॉज ऑफ लॉकडाउन सप्लाई नहीं हो पा रहा था गुड्स का या सर्विसेज का अच्छी तरीके से, तो ये एक रिजल्ट मान सकते हैं कि ठीक है, ये एक एक्सटेंट तक, एक हद तक, एक सीमा तक आपको बता रहा है कि ठीक है, प्राइस गेन्स होना ठीक है, इस वजह से हो रहा है क्योंकि डिस्ट्रप्शन था। ठीक है, that this happened despite depressed demand is cause for our disquiet, हमने पहले पढ़ा अभी, that this happened, ये जो हो रहा है ये किस वजह से हो रहा है, के बावजूद, किसके बावजूद? डिप्रेस्ड डिमांड, डिप्रेस्ड है, डिमांड इतनी ज्यादा नहीं है, डाउन है, डिमांड में इतनी बढ़ोतरी नहीं है, उसके बावजूद अगर इन्फ्लेशन ये हो रहा है तो दिस इज रियली रियली ये एक वरी की बात है, चिंता की बात है, और ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है, डिस्क्वाइट है। ठीक है, अब देखते हैं आगे इस पैराग्राफ में क्या कहा जा रहा है। अ क्लोजर लुक एट द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, अगर एक क्लोज लुक देखें सीपीआई को, तो वो रिवील करता है, दैट रिवील्स दैट प्राइसेस, कीमतें जो है इन द फूड एंड बेवरेजेस, जो खाद्य पदार्थ और पेय पदार्थों में जो है, जो इंक्रीज है, जो प्राइस बता रहा है, ग्रुप रोज एन एवरेज 7.3% ईयर ऑन ईयर। तो इसमें जो बढ़ोतरी बताई जा रही है वो 7.3% की है। देखिए, जब भी डेटा दिया रहता है, अगर आप इसको कॉम्पिटिटिव इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो यू डोंट नीड टू रीड डेटा, यू डोंट नीड टू मग इट अप, आपको जस्ट इनको ध्यान पे रखना है, जस्ट टू ट्रेस दी आंसर, ये आपको बहुत बड़ी आंसर ट्रेस करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, राइट, अदरवाइज यू डोंट हैव टू मग इट अप। तो यहाँ बताया जा रहा है कि फूड एंड बेवरेज आइटम में इतना एवरेज का जो है इजाफा हुआ, इतने परसेंटेज का प्राइसेस में, है ना। विद की प्रोटीन सोर्सेज, और प्रोटीन सोर्सेज क्या है? की प्रोटीन सोर्सेज दैट इज पल्सेस एंड प्रोडक्ट्स, है ना, दालें। सर्जिंग यानी बढ़ना, है ना, इंक्रीज होना, 16.7% इसमें भी इंक्रीज हुआ। मीट एंड फिश क्लाइंबिंग यानी ऊपर बढ़ता हुआ, जंप करता हुआ, क्लाइंब करता हुआ, ऊपर बढ़ता हुआ। मीट एंड ये जो फ्लैश आइटम्स हैं, मीट और फिश, इनमें भी बढ़ोतरी आई 16.2% की, है ना। एंड मिल्क एंड इट्स डेरिवेटिव्स, ठीक है, इट्स मतलब ये एडजेक्टिव की तरह, किसकी बात कर रहे हैं? मिल्क के डेरिवेटिव्स है ना, मिल्क के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, मिल्क से बने हुए प्रोडक्ट्स, ठीक है, घी हो गया, बटर हो गया, है ना, पनीर है, ये सारी चीजें जो क्या है, ये डेरिवेटिव्स है किसके? मिल्क के। इनमें भी राइज हुआ। राइजिंग, देखिए, राइज इंक्रीज करने के लिए कितने सारे टर्म्स यूज किए गए हैं, जो आप सिनोनिम की तरह समझ सकते हैं। राइजिंग, क्लाइंबिंग, सर्जिंग, है ना, रोज टू, ये सारे जो शब्द है, ये सिनोनिम की तरह वर्क करेंगे और बता रहे हैं एक बढ़ोतरी को, है ना, किसमें? प्राइजेस में। 8.4% इसमें भी बढ़ोतरी हुई। इन्फ्लेशन इन द फूड कैटेगरी वुड हैव बीन मच फास्टर, बट, है ना, फॉर वेजिटेबल्स एंड, बट फॉर मतलब ये कारण बताया जा रहा है, बट फॉर वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स मॉडरेटिंग द गेन्स एज anxious growers likely sold the perishables at distressed rates, resulting in fruits showing a 0.7% deflation and vegetables posting a marginal 1.9% gain। अब देखो, यहाँ पे एक बात बोली गई है जो कि स्वाभाविक सी है, नेचुरल सी बात है, कि अगर आप फूड प्रोडक्ट्स को जो है, फूड वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स को बहुत टाइम तक रखेंगे, तो ये क्या है? ये पेरिशेबल गुड्स है ना, ये पेरिशेबल्स हैं, बहुत जल्दी खराब हो जाएंगे, इनमें नुकसान हो जाएगा। तो क्या हुआ यहाँ पे? इन्फ्लेशन हुआ, बट किस किस तरह से बताया जा रहा है, देखो, दैट वुड हैव बीन मच फास्टर। इन चीजों में तो इन्फ्लेशन जो है, प्राइस राइज बहुत ज्यादा फास्ट हो सकता था, क्या होना, मतलब वुड हैव बीन मच फास्टर, होता,
पर क्या बात होगी, वो वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स मॉडरेटिंग, इनमें जो इंक्रीज हुआ है, इंक्रीमेंट हुआ है इनकी प्राइसेस में, वो मॉडरेट हुआ है, मॉडरेटिंग द गेन्स, यहाँ पे जो गेन्स हुए हैं वो मॉडरेट हुए हैं। क्यों? एज एंशियस ग्रोवर्स जो थे उन्होंने दे लाइकली सोल्ड द पेरिशेबल, जो बहुत जल्दी खराब होने वाली वस्तुएं हैं उनको किस प्राइस पे, डिस्ट्रेस्ड प्राइस पे, मतलब एक तरह से बोला जाए तो लॉस पे बेच दिया रेट्स, रिजल्टिंग इन फ्रूट्स, फ्रूट्स में क्या पाया गया, कमी पाई गई, डिफ्लेशन। देखो यहाँ पे क्या हो गया, जो प्राइस में कमी पाई गई, कितने परसेंट की, 0.7% की, बाकी सब में इंक्रीज बोला जा रहा है ना, बट यहाँ पे फ्रूट्स में दिखाया जा रहा है डिफ्लेशन। एंड वेजिटेबल्स पोस्टिंग अ मार्जिनल 1.9% का गेन, सबसे कम गेन आप देख सकते हैं बाकी सब प्रोडक्ट्स के कंपैरिजन में। यहाँ पे वेजिटेबल्स में मार्जिनल गेन जो हुआ वो 1.9% का, दैट्स मार्जिनल गेन, ठीक है। और फ्रूट्स में तो डिफ्लेशन की बात बताई जा रही है। तो ये यहाँ पे बताया गया कि कैसे इन्फ्लेशन ने इस पैंडेमिक हिट इकोनॉमी को और हिट किया, ठीक है, और किस किस प्रोडक्ट के प्राइस में कितना इंक्रीमेंट हुआ, फ्रूट्स में क्यों नहीं हुआ, वेजिटेबल्स में कम क्यों हुआ, ये सब कुछ यहाँ पे बताया गया है। आई होप ये पैराग्राफ समझ में आया। लेट्स गेट अहेड। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ठीक है, व्हिच इंक्लूड्स पेट्रोल एंड डीजल, ऑब्वियसली पेट्रोल एंड डीजल के बिना ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा। ऑल्सो पोस्टेड अ 7.1% जंप, यहाँ पर भी उछाल आया, किसमें, प्राइस में, ऑब्वियसली जंप आया, उछाल आया, मतलब प्राइसेस बढ़े। The recent sustained increase in fuel prices is expected to feed through into higher costs for transporting farm produce, and it is therefore hard to envisage food prices softening at least in the near term। देखो यहाँ पे क्या बोला है, ये कोरिलेशन है। कोरिलेशन किस तरह से बताया जा रहा है कि ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन अगर स्टार्ट हुआ तो उसमें पेट्रोल और डीजल का यूज होगा, जो पेट्रोल एंड डीजल है उसके प्राइसेस में भी हाइक हुआ, उसके प्राइसेस में इतने परसेंट का जंप आया, ठीक है। अब जो रीसेंट सस्टेन इंक्रीज है ना, इन फ्यूल प्राइसेस इज एक्सपेक्टेड, है ना, ऑब्वियसली एक्सपेक्टेड है। क्यों? अब जो फार्म प्रोड्यूस है, मुझे बताइए, फार्म प्रोड्यूस है, इनको इधर से उधर ले जाने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए ऑब्वियसली हमको ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन चाहिए, तो इसके प्राइसेस में इंक्रीज होना ऑब्वियसली लाजमी है ना। अब अगर आगे देखें तो इट इज देयर फॉर, अगर कोई चीज जो है आपको ट्रांसपोर्ट के जरिए आ रही है, कम्युनिकेशन के जरिए जो है आप तक पहुंच रही है, अगर ये कम्युनिकेशन के जरिए आप तक आ रहा है तो कम्युनिकेशन का चार्ज लगेगा, फ्यूल का चार्ज लगा, तो ये आपके फार्म प्रोडक्ट में या जो प्रोडक्ट है उसमें भी ये एड ऑन होगा, एड ऑन होगा तो इसका प्राइस बढ़ेगा ही बढ़ेगा, कम तो होगा नहीं। इसीलिए बोला जा रहा है इट इज देयर फॉर हार्ड टू एनविजेज, मतलब टू कंसीडर, हमने पढ़ा था इसका मतलब, टू कंसीडर फूड प्राइजेस सॉफ्टनिंग, मतलब गोइंग डाउन या एटलीस्ट थोड़ा ईज फूड प्राइजेस में, ये हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं अभी, एटलीस्ट कब तक, इन द नियर टर्म, आने वाले कुछ समय तक, जब तक कि ये जो पैंडेमिक वाली सिचुएशन जो हम फेस कर रहे हैं या इकोनॉमी थोड़ी सी स्मूथ ना हो जाए, या दोनों सिचुएशन जो है थोड़े से ईज ना हो जाए, ठीक है। द रैपिड एंड टाइमली ऑनसेट, अब देखो यहाँ पे कुछ कुछ अच्छा बोला जा रहा है, ध्यान से सुनिएगा। द रैपिड फास्ट एंड टाइमली ऑनसेट, ऑनसेट यानी आरंभ किसी चीज का, किसी चीज की बिगिनिंग या स्टार्ट, तो ऑनसेट ऑफ व्हाट, टाइमली, वो भी टाइम से, है ना। टाइमली यहाँ पर एडजेक्टिव की तरह वर्क कर रहा है, एलवाई है, इसलिए आप इसको एडवर्ब समझने की गलती नहीं करेंगे, ठीक है, ये यहाँ पर एडजेक्टिव की तरह ही वर्क कर रहा है। टाइमली, टाइम से शुरुआत, किस चीज की, ऑनसेट नाउन है, नाउन के पहले लगा, मतलब कि आपका एडजेक्टिव है। ऑनसेट ऑफ मॉनसून, भाई मॉनसून कम से कम टाइम से स्टार्ट हो गया है और रैपिड तरीके से इन जून, है ना, विद हायर रेनफॉल, और रेनफॉल भी अच्छी खासी हो रही है। डज ऑफर सम रीअश्योरेंस, तो यहाँ पे एक रे ऑफ होप है कि ये आपको रीअश्योर करना, थोड़ा सा इट्स अ साई ऑफ रिलीफ कि चलो मॉनसून कम से कम टाइम से स्टार्ट हो गया और रेनफॉल भी अच्छी खासी हो रही है, विच इज अ गुड साइन फॉर फार्मर्स, है ना, विच इज अ गुड साइन फॉर कि फार्मर्स के लिए अच्छा है, तो एग्रीकल्चर अच्छा होगा, एग्रीकल्चर अच्छा होगा तो हमारे जो फूड प्रोडक्ट्स हैं, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, दालें हैं, ये सब चीजें जो है, अनाज है, सब अच्छे से होने लगेगा। तो इन अ वे ये बहुत आगे जाकर धीरे से जो है थोड़ा सा इकोनॉमी में ईज लाएगा, है ना, इन्फ्लेशन जो है कम होगा। इफ द रेन्स, अभी देखो ये बोला जा रहा है कंडीशन, if the rains sustain the early momentum and cover the key agrarian, अगर उसी पेस को, ये उसी पेस पे रहते हैं जैसे रेन हो रही है, उसी पेस पे अगर रेन रहती है, अच्छी खासी रेन होती है, एंड कवर, अगर वो कवर करता है क्या, द की एग्रेरियन हार्टलैंड, हार्टलैंड मतलब क्या होगा, सेंटर एरिया, जहाँ पे ये जो एक्टिविटी है एग्रेरियन बहुत ज्यादा होती है ना, ऐसा एरिया जहाँ पे एग्रीकल्चरल एक्टिविटी का सेंटर हो, या जहाँ पर खेती किसानी या जो कल्टिवेशन है वो बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, वहां पे अगर प्रॉपर अमाउंट
अमाउंट में मानसून आता है, प्रॉपर अमाउंट में वर्षा मिलती है ना, एडिक्वेटली, द प्रॉस्पेक्ट्स, जो प्रॉस्पेक्ट्स हैं, जो फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स है ना, जो रिजल्ट होगा फॉर अ बाउंटीफुल हार्वेस्ट, बहुत ही अबंडेंट हार्वेस्ट, एंड अ रिजल्टेंट मॉडरेशन इन फूड प्राइसेस, और उसके परिणाम स्वरूप क्या होगा कि जो फूड प्राइसेस होंगे उनमें थोड़ी सी कमी आएगी, मॉडरेशन आएगा, है ना, कमी नहीं, कम से कम मॉडरेशन तो आ जाएगा। लेटर इन द ईयर आर ब्राइट, अब देखो मतलब क्या बोला जा रहा है, अभी नहीं, लेटर इन द ईयर, ईयर थोड़ा सा आगे चलकर, मतलब जब ये सब चीजें जो है बारिश सही से हो जाए, खेती किसानी अच्छे से हो जाए, प्रोड्यूस जो है हमको मिल जाए, फार्म प्रोड्यूस, उसके बाद हम बोल सकते हैं कि येस द प्रोस्पेक्ट्स आर ब्राइट। ठीक है ना, ब्राइट का यहाँ पे जो यूजेज किया गया है, इट्स नॉट शाइनी, इट्स नॉट चमकीला भड़कीला, ब्राइट यहाँ पर एक अच्छे सेंस पे यूज किया गया, मतलब प्रोस्पेक्ट्स जो है वो अच्छे हैं, वो फ्रूटफुल होंगे, बेनिफिशियल होंगे, ये बोला जा रहा है। ठीक है, तो इस वर्ड को अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग तरीके से समझा जाता है। स्टिल फॉर नाउ वेजिटेबल प्राइसेस आर रिपोर्टेड टू बी सर्जिंग, अभी की बात करें, अभी है ना, ये तो हो गया फ्यूचर प्रोस्पेक्ट, अगर अभी की बात करें तो वेजिटेबल प्राइसेस आर रिपोर्टेड टू बी सर्जिंग, वो और बढ़ ही रहे हैं, सर्ज कर रहे हैं, है ना, एंड प्रोवाइडर्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो प्रोवाइडर्स हैं गुड्स एंड सर्विसेज के, आर एक्सप्लोरिंग, दे आर फाइंडिंग आउट व्हाट वेज, है ना, अलग अलग नए नए रास्ते ढूंढ रहे हैं वो, तो इंसुलेट, इंसुलेट का अगर मतलब यहाँ पे मैं बताऊं तो इसका होता है सेग्रीगेट करना, है ना, और यहाँ पर अगर आप पूछेंगे तो यहाँ पे इस तरीके से अपने बिजनेस को प्रोटेक्ट या सिक्योर करने के सेंस पे यूज किया गया है। दे आर फाइंडिंग आउट, कौन, प्रोवाइडर्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर एक्सप्लोरिंग वेज टू प्रोटेक्ट और सेग्रीगेट देयर बिजनेसेस फिनेंशियली, फिनेंशियली फ्रॉम द वीक डिमांड, तो वीक डिमांड से अपने बिजनेसेस को प्रोटेक्ट करने के सेंस में इंसुलेट शब्द का इस्तेमाल किया गया है यहाँ पे। ठीक है, सो ऑफ कोर्स वो चाहेंगे कि उनका बिजनेस जो है फिनेंशियली हिट ना हो, उसमें ज्यादा दिक्कतें ना आए वीक डिमांड की वजह से, सो दे आर ट्राइंग टू फाइंड आउट न्यू वेज, है ना, टू कोप विद द सिचुएशन। स्टील कंपनीज रिसेंटली अनाउंस, तो स्टील कंपनी ने क्या रिसेंटली अनाउंस किया है, दे वर रेजिंग प्राइजेस इन रिस्पॉन्स टू राइजिंग कॉस्ट्स, वो क्या कर रहे हैं, प्राइस में रेज कर रहे हैं, प्राइस में बढ़ोतरी कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, बिकॉज कॉस्ट में भी इंक्रीमेंट हुआ है, राइजिंग कॉस्ट ऑफ रिलेटेड टू आयरन और, आयरन और जो उनको उनको कच्चा माल मिलता है जिससे स्टील बनता है, उसके प्राइसेस में अगर बढ़ोतरी हुई है तो फिर रिजल्टेंटली क्या होगा, जो स्टील है उसके भी प्राइस में बढ़ोतरी आएगी, स्वाभाविक सी बात है। एंड द कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से ही ऐसा हो रहा है कि रॉ मटेरियल की कॉस्ट में अगर बढ़ोतरी आएगी तो फिर फिनिश में भी आनी ही आनी है। ठीक है, और ये क्यों हो रहा है, कोविड-19 पैंडेमिक, राइट। ओके, आई होप ये पैराग्राफ भी समझ में आया, चलते हैं आगे। Researchers, researcher IHS Market's latest India Business Outlook survey released on Monday, ठीक है, paints a dismal picture with sentiment having turned negative in June for the first time in the 11 years since it began polling, है ना। अभी देखो ध्यान से समझना इस बात को, तो ये जो एक रिसर्चर कंपनी है IHS मार्केट, जिसका काम होता है डेटा एंड एनालिसिस करना, सर्वे देना बिजनेस आउटलुक एंड ऑल के लिए, है ना, तो ये बेसिकली डेटा एनालिसिस करती है या सर्वे करती है टू लेट कंपनीज एंड फर्म्स नो देयर रियल पिक्चर। तो यहाँ पे जो उन्होंने प्रेजेंट किया है आउटलुक सर्वे जो रिलीज हुआ, जो डेटा उन्होंने मंडे को प्रेजेंट किया है, दैट पेंट्स अ डिसमल पिक्चर, दैट इज नॉट शोइंग अ गुड पिक्चर। डिसमल पिक्चर यहाँ पे है, एक स्ट्रेसफुल सिनारियो बता रहा है, एक बहुत ही बुरी सिचुएशन को डिपिक्ट कर रहा है, विद सेंटिमेंट्स हैविंग टर्न नेगेटिव, जो सेंटिमेंट्स हैं वो नेगेटिव हो रहे हैं। ऑब्वियसली ऐसी पिक्चर को देख के एज एन ये जानकर कि जो डेटा है, आंकड़े हैं, वो आपकी फेवर में नहीं है, बल्कि जो इकोनॉमी है वो बढ़ नहीं रही है, एज एन जो फायदे होने चाहिए वो फायदे नहीं हो रहे हैं, एक तरह से डाउनफॉल ही आ रहा है, आया हुआ इन जून, जून का ही डेटा उन्होंने बताया है फॉर द, और ये जो हुआ है फॉर द फर्स्ट टाइम इन 11 years हुआ है, सिंस इट बिगेन पोलिंग बिजनेसेस इन द कंट्री, है ना, जब से इन्होंने बिजनेस पोलिंग वगैरह स्टार्ट की थी, है ना, डेटा एनालिसिस वगैरह स्टार्ट किया था, तब से अब तक 11 साल हो गए, ऐसा पहली बार, एंड इन द कंट्री एंड फर्म्स रिपोर्टिंग अ स्टीप ड्रॉप, स्टीप यानी एकदम शार्प तरीके से डाउनफॉल, शार्प और मेजर, है ना, बहुत ही शार्प ड्रॉप हुआ है, डाउनफॉल की बात कर रहे हैं इन कॉन्फिडेंस, एंड दिस पिक्चर इज ड्रॉपिंग विद कॉन्फिडेंस, दिस पिक्चर इज मेकिंग फील अस लेस कॉन्फिडेंट अबाउट द इकोनॉमी, है ना, तो ये जो डिमांड में और जो ये पिक्चर प्रेजेंट कर रही है ये कुछ अच्छी नहीं है, ये बताया जा रहा है इकोनॉमिक कंडीशन इज नॉट दैट गुड। ओके, सो सिग्निफिकेंटली द सर्वे शोज दैट while
एम्प्लॉयर्स जो कि कंपनीज एंड बिजनेसेस का जो एक पिक्चर प्रेजेंट किया है उसकी वजह से अब क्या हो रहा है कि द सर्वे शोज, क्या शो करता है सर्वे, दैट वाइल एम्प्लॉयर्स आर सेट टू कट जॉब्स, एम्प्लॉयर्स जो है अब क्या करेंगे, दे आर सेट, दे आर रेडी टू व्हाट, टू कट द जॉब्स, मतलब एम्प्लॉयज को वो काम से निकालेंगे, जॉब से हटाएंगे। क्यों? क्योंकि उनको भी सिचुएशन से कोप करना है, टू कोप विथ फॉल्टरिंग डिमांड, डिमांड इज डिक्रीजिंग, डिमांड इज नॉट दैट मच, ठीक है। सो इस फॉल्टरिंग डिमांड, इस बढ़ती घटती हुई डिमांड से कोप करने के लिए उनको कॉस्ट कटिंग करनी पड़ेगी। कॉस्ट कटिंग करने का एक तरीका होता है कि वो क्या करेंगे, जॉब्स में जो इतने एम्प्लॉइज हैं उनको कम करेंगे, क्योंकि इतनी डिमांड नहीं तो काम नहीं तो एम्प्लॉइज को वो हटा रहे हैं, ठीक है। कंपनीज ऑल्सो प्लान टू रेज सेलिंग प्राइस, और इसके साथ साथ वो क्या करेंगे, एक तरफ से कॉस्ट कटिंग कर रहे हैं तो दूसरी तरफ से प्राइजेस बढ़ा के, सेलिंग प्राइसेस बढ़ा के वो अपनी प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो मेंटेन करेंगे ओवर द नेक्स्ट 12 मंथ्स, टू प्रोटेक्ट, है ना, तो बचाने के लिए किस चीज को, अपनी प्रॉफिटेबिलिटी बचाने के लिए उनको ये स्टेप जो है लेना पड़ेगा ड्यू टू द कंडीशन, ठीक है। अब देखते हैं आगे जो क्या है, ये विद इन्फ्लेशन ऑलरेडी अबाउट द आरबीआई 6% टारगेट अपर बाउंड, जो इन्फ्लेशन है वो बताया जा रहा है कि आरबीआई का जो एक टारगेटेड अपर लिमिट है, अपर बाउंड है वो 6% है, बट इन्फ्लेशन रेट 6% से ज्यादा है, हमने देखा पहले पैराग्राफ में ही। मॉनेटरी पॉलिसी मेकर्स फेस एन अनविएबल चॉइस, जो जो मॉनेटरी पॉलिसी मेकर्स हैं, जो मॉनेटरी पॉलिसी बनाते हैं वो ये फेस कर रहे हैं, वो क्या फेस कर रहे हैं, दे आर फेसिंग एन अनप्लेजेंट अनवांटेड चॉइस। अभी अनएनविएबल जो हमने पढ़ा था पैराग्राफ में, जो मीनिंग में पढ़ा वो क्या था, अनप्लेजेंट अवांछनीय, एनविएबल मतलब अट्रैक्टिव, अनलग क्या मतलब ये ऑपोजिट बन गया, दैट इज अनडिजायरेबल, अनप्लेजेंट, अनअट्रैक्टिव चॉइस, दे आर फेसिंग दैट, ठीक है। अ फर्दर रेट कट, अगर आगे फर्दर रेट कट जो होगा, टू हेल्प व्हाट, टू हेल्प रिवाइव इकोनॉमिक मोमेंटम, है ना, हेल्प रिवाइव इकोनॉमिक एक्टिविटीज, रिस्क्स, ये रिस्क करता है व्हाट, फैनिंग फास्टर, इसकी वजह से क्या होगा, दिस विल फैन, फैन यानी कि किसी चीज को बढ़ावा देना, है ना, फैन करना यानी अगर हम हवा, अगर आग लगी और उसको हवा देंगी तो आग क्या होती है, बढ़ती है, तो वहां पे ये फैनिंग का वर्ड, इस फैनिंग वर्ड का इस्तेमाल इसलिए किया गया है कि दिस मोमेंटम ऑफ रेट कट, है ना, विल रिस्क फैनिंग फास्टर व्हाट, प्राइस गेन्स, प्राइसेस बढ़ेंगे, एंड पुटिंग द इकोनॉमी ऑन अ पाथ टू स्टैगफ्लेशन, दैट मीन्स प्राइसेस अगर बढ़ते जा रहे हैं और इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो स्टैगनेंट है, वो नहीं बढ़ रही है, तो ये जो सिचुएशन कहलाएगी, इस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, स्टैगफ्लेशन, जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही समझाया है ना, ये आपका हो जाएगा स्टैगफ्लेशन। ये आपका प्राइस कर्व बोल सकते हैं, ये आपके प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं और ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो स्टैग्नेंट है, जो नहीं आगे इसमें मूवमेंट नहीं हो रही, तो दिस इज स्टैगफ्लेशन, जो कि बहुत ही चिंताजनक स्थिति होगी, है ना, मतलब बहुत ही ज्यादा वरीसम होगा। सो आई होप आपको आज का पैराग्राफ, आज का एडिटोरियल समझ में आया कि इसमें बोला क्या जा रहा है, ऑथर कौन सी पिक्चर डिपिक्ट कर रहे हैं, ऑथर क्या कहना चाह रहे हैं, इट्स अबाउट इकोनॉमी एंड इट्स अबाउट इन्फ्लेशन, इट्स अबाउट प्राइस राइज, इट्स अबाउट कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से क्या क्या चीजें हुई हैं, ये सारा कुछ डिस्कशन इसमें किया गया है। आई होप आप लोगों को समझ में आया। आगे अब डिस्कस करते हैं कुछ क्वेश्चंस, हमने वोकैब कर ली, हमने रीडिंग कर ली, अब हम आगे बढ़ेंगे ग्रामर क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। ओके, पहला क्वेश्चन जो है यहाँ पे है, व्हाट इज द टोन ऑफ द ऑथर इन द आर्टिकल, आर्टिकल की जो टोन है, जो ऑथर जिस तरह से इन्होंने डिपिक्ट किया है वो क्या है, ठीक है। आपके पास ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्टिमिस्टिक, क्रिटिसाइजिंग, एप्रीहेंसिव और हिलेरियस। ये चारों में से अगर आपको ऑप्ट आउट करना है तो इट इज नॉट एट ऑल ऑप्टिमिस्टिक, ये ऑप्टिमिस्टिक नहीं है, मतलब होना पॉजिटिव टोन होना, ऑप्टिमिस्टिक मतलब बहुत ही अच्छी अच्छी बातें बोलना, सकारात्मक तरीके से किसी चीज को प्रेजेंट करना, तो क्या ऐसा है, नहीं है। क्रिटिसाइजिंग, क्या वो आलोचना कर रहे हैं, वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं किसी चीज को, नहीं, वो क्रिटिसाइज बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, ठीक है। क्या ये हिलेरियस है, मतलब क्या ये फनी है, आपको पढ़कर हंसी आई, ना, इट इज नॉट फनी एट ऑल, इट इज नॉट हिलेरियस। एप्रीहेंसिव है, एप्रीहेंसिव है मतलब क्या हुआ, ये आपको एक पिक्चर प्रेजेंट कर रहा है जो कि वरीसम है ना, जो कि वरीसम है, जो कि कंसर्निंग है ना, कंसर्न शो किया जा रहा है, तो ये एक चिंताजनक है ना, एप्रीहेंसिव मतलब वरीसम, कंसर्निंग या एंग्शियस, है ना, ये भी बोला जाएगा, एंग्शियस है, तो ये आपका आंसर होगा, आंसर क्या होगा, सी, द टोन ऑफ द ऑथर इन द आर्टिकल इज एप्रीहेंसिव, ठीक है, राइट, ओके। What does the phrase paints a dismal picture mean, है ना, it paints a dismal picture, इसका मतलब क्या है, क्या मत किस मतलब क्या मतलब ये कन्वे कर रहा है पैराग्राफ में, डिपिक्ट, इट डिपिक्ट्स
डिस्ट्रेस्ड सिचुएशन, क्या ये डिस्ट्रेस सिचुएशन को डिपिक्ट कर रहा, क्या ये कोई कलरफुल पिक्चर दिखा रहा है, क्या ये ऑप्टिमिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक तो बिल्कुल हट जाएगा क्योंकि अभी हमने देखा कि पैराग्राफ की टोन ऑप्टिमिस्टिक नहीं है, तो ये हट गया, नन ऑफ द अबव नहीं होगा। इट इज ऑफ कोर्स शोइंग अ डिस्ट्रेस्ड पिक्चर, एक दिन का जो ना डिस्ट्रेस्ड पिक्चर शो कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पे फर्स्ट वाला आपका आंसर हो गया, ठीक है, स्ट्रेस्ड, डिस्ट्रेस्ड। आगे देखते हैं, यू हैव टू स्पॉट द एरर। मैंने कल भी एक क्वेश्चन एडिटोरियल में डिस्कस किया हुआ था। आप लोग प्लीज आंसर जो है ना मुझे कमेंट में भी लिख सकते हैं और यहाँ पर भी शेयर कर सकते हैं अपने आंसर टेलीग्राम ग्रुप पे, दैट इज इंग्लिश जंक्शन। ओके, अ फर्दर रेट कट टू हेल्प टू रिवाइव इकोनॉमिक मोमेंटम टेस्ट, यहीं पर समझ में आ गया कि यहाँ पे लिखा अ फर्दर रेट कट टू हेल्प रिवाइव होगा, इस टू की जरूरत यहाँ पे नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पे मुझे तो पढ़ते ही समझ में आ गया, बट क्या करना है आपको, एरर देखने के लिए पहले पूरा सेंटेंस को पढ़ना होता है, फिर आप उसको सेक्शन वाइज पढ़ेंगे और एरर को स्पॉट करते हैं इसी तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, if the rains sustain the early momentum and cover the key agrarian heartland adequately, the prospect for a bountiful harvest and a resultant moderation in food prices later in the year आर ब्राइट। अगर ये आर ब्राइट है जो कि सही है, तो ये प्रोस्पेक्ट का क्या हो जाएगा, प्रोस्पेक्ट हो जाएगा, मतलब एरर का पार्ट इसमें सी है और फर्स्ट में क्या था, बी पार्ट में एरर थी, ठीक है, राइट। तो आपको यहाँ पे आपने देखा सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का रूल आपने यहाँ पे अप्लाई किया कि सब्जेक्ट अगर आपका यहाँ पे प्रोस्पेक्ट्स है तो ये होना चाहिए प्लूरल, अब ये प्लूरल है तो इससे भी प्लूरल होना चाहिए, ठीक है, राइट। और यहाँ पे हमने देखा कि ये इस टू की जरूरत नहीं थी, इस टू को हमको ओमिट करना था, दैट वाज नॉट नीडेड, ठीक है। ओके, सो आई होप आपको चीजें समझ में आ रही है, एंड सेशन अगर समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो प्लीज लाइक करिएगा ऐसे, है ना। और लाइक करने के बाद अगर अभी तक आप पहली बार आज सुन रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब टू द चैनल एंड डू शेयर इट। जितने ज्यादा लोगों को शेयर करेंगे उतने ज्यादा लोग इसका बेनिफिट ले पाएंगे। और हम एक एडिटोरियल में सब कुछ कवर करते हैं बेसिकली, है ना। हम क्या कवर कर रहे हैं, हम रीडिंग स्किल्स पे ध्यान देते हैं, हम ग्रामर पढ़ रहे हैं, वोकैबुलरी पढ़ रहे हैं, हम क्वेश्चंस भी कर रहे हैं एक्सरसाइज के, तो एवरीथिंग वी आर डूइंग एवरीथिंग है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आई होप आप इसकी इंपॉर्टेंस समझते हैं, और समझते हैं तो प्लीज इसे शेयर भी करिएगा और रेगुलर रहिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।